हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अपना अभी लास्ट चैप्टर बचता है जिसका अपने को रिवीजन करना है पूरा अच्छे से। तो चैप्टर का नाम कौन सा है? ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। इसमें बेसिकली जो चैप्टर्स के जो मेन टॉपिक्स है जिसके लिए अपने को रिवीजन होना बहुत जरूरी है, वो कौन सा टॉपिक है? वो एक तो अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर गवर्नमेंट ऑडिट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। ये होने के बाद जितने भी टॉपिक्स है उन सबका मतलब एक कॉमन फीचर है, आपको पता है कि जैसा एंटिटी है वैसा आपने उसको क्या करना है, बस उसको रीड करना है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह एज सच नहीं है। तो हम इस डिटेल्ड रिवीजन में हम लोग क्या एम करेंगे कि आज उसको गवर्नमेंट ऑडिट को, लोकल बॉडीज को, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज को और एलएलपी, ये जो चार मेन जो इसके पिलर्स है ये हम लोग फिनिश कर देंगे। बाकी तो वो क्लब, हॉस्पिटल, होटल, सिनेमा, एनजीओ, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, ये सब तो सेम ही है वैसे, है ना? तो वो हिसाब से कंक्लूड कर लेंगे अपन, ठीक है? राइट। सो आर यू रेडी? यस सर। और ये मैं आज नोट्स भी आपको शेयर करूंगा जो मैंने कल बोला था कि आज ये भेजूंगा करके। यस। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट विथ व्हाट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छे से सुनेंगे इस चीज को तो मजा ही आ जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की मदद करना, बराबर कि नहीं? एक दूसरे की मदद इस तरीके से करना कि आप मिडल मैन को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो आप उससे बच सकते हैं, राइट? एंड एक दूसरे के साथ अगर काम में आएंगे तो पुलिंग ऑफ रिसोर्सेस विल बी डन। सो ओवरऑल इसका आपको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। क्लियर एकदम? यस सर। सो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हुआ कि व्हाई कोऑपरेटिव सोसाइटी। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? यस सर। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ये अपने हम उन्हें क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? सो एक अकाउंट राइटिंग में मदद कर सकते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में मदद कर सकते हैं, हम लोग उन्हें काउंसलिंग कंसल्टेशन में मदद कर सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो टैक्सेशन और इंटरनल ऑडिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो टेक्निकली जो भी काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है वो सारे काम हम लोग क्या कर सकते हैं? उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं यहां से? बिल्कुल आसान है। फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहां पे दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? सेक्शन नंबर 17 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ये सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है ये, बराबर है। इसका सेक्शन 17 के बारे में बात हो रही है। इसके अंदर क्या कहता है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें कहता है कि द रजिस्ट्रार शैल ऑडिट और कॉज टू बी ऑडिटेड बाय सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। मतलब हर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्या बोला सर ने? हर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट होना चाहिए। वो ऑडिट साल में कम से कम एक बार होना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। यह ऑडिट एक तो रजिस्ट्रार करवाएगा या रजिस्ट्रार खुद कर सकता है। क्लियर एकदम? यस। इसमें वो क्या देखेगा? एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये वो चीजें उसके अंदर देख लेगा। क्लियर एकदम? यस। अब ये जो रजिस्ट्रार जो है, बराबर, ये ऑडिट करवाएगा तो इसमें जो ऑडिटर है उसके पावर्स क्या होंगी? तो उसके पावर्स होगी, ही कैन ऑब्टेन व्हाट? इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज वेल एज व्हाट? एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो ये उस ऑडिटर का पावर है। तो क्या दोस्तों यहां तक आपको समझ में आएगा आपको? Yes sir. So he will have access at all times and also can obtain what? Information and explanation. तो यहां तक मेरे को लगता है कि सेक्शन 17 के बारे में क्लैरिटी है। अब फिर आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कौन से पॉइंट्स हम लोग ध्यान में रखेंगे? तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसके अंदर। ध्यान में रखना, ऑडिटर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑडिटर्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें फर्क है। करेक्ट है? सो एग्जाम में ध्यान से पढ़ना। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं पहले क्वालिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर्स, तो नंबर 1, दे कैन बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अपार्ट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन कौन हो सकता है? तो गवर्नमेंट डिप्लोमा होल्डर इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स। सिर्फ डिप्लोमा होल्डर लिख के भी मत आना,
इन कोऑपरेटिव अकाउंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अ पर्सन हु हैज सर्व्ड इन द ऑडिट डिपार्टमेंट, बराबर, ऑफ द, क्या बोलते हैं उसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बराबर, इन द गवर्नमेंट, बराबर, तो वो भी क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। सो ऐसा व्यक्ति जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। सेकेंड पॉइंट अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो जैसे हमने कहा कि ये अपॉइंटमेंट होगा रजिस्ट्रार द्वारा, बराबर है, इसकी फीस जो होगी ये रजिस्ट्रार फिक्स करेगा, ये रिपोर्ट जो है ये रजिस्ट्रार को ही करेगा, बट इसकी फीस जो है ये पे कौन करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका स्केल जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फिक्स करेगा और ये कंपल्सरीली सोसाइटी को पे करना पड़ेगा, सॉरी रजिस्ट्रार फिक्स करेगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो इसके अंदर 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो कौन से हैं, सैम, सेल्स एंड परचेसेस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड। बट इसके अलावा हमको जो लगता है कि फेयर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए और कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग को मेंटेन करने हैं, तो क्या वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग मेंटेन कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर इज यस, हम लोग सर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। फिर लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग ने स्टडी करे। तो हमने देखा था कि अगर बात हो रही है सेल्स की तो कैश सेल्स का, और डेटर्स का बात करें अगर क्रेडिट सेल्स है तो, बराबर है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रेडिट सोसाइटी अगर है तो कितने लोन डिसबर्स किए हैं और कितने लोन रिकवर किए हैं, और एनी अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो उनको ठीक लगे वो लोग मेंटेन कर सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या बच्चों? कोई डिफिकल्टी यहां पे? नो। अब ये 2-3 पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वालिफिकेशन, दूसरा अपॉइंटमेंट एंड तीसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां से आगे चलते हैं और 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करता है। आप बिना बुक में देख के आपको बोलना है, ये रिवीजन चल रहा है, आपने ध्यान में रखना है। 3 चीजें रिस्ट्रिक्शन वाली हो रही है। कौन सी 3 चीजें? रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स, बराबर, ये 3 रिस्ट्रिक्शन है। सो रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग ये किसके ऊपर लगाया गया है, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड? अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड सोसाइटी के मेंबर मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकते हैं? सो वो लोग होल्ड कर सकते हैं ₹1000 इन वैल्यू और 20% in the total number of shares whichever is lower, because वहां पे लिखा है it cannot exceed the maximum of the two. So if it cannot exceed the maximum of the two, you can hold the minimum of the two. समझ में आया क्या आपको? यस सर। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाया किसके ऊपर? ऑन अनरजिस्टर्ड सोसाइटी, बट ऑन व्हाट? शेयर होल्डिंग। आगे बढ़ सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट? लोन्स। लोन्स देने की बात हो रही है। सो यहां पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे हम जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर द मेंबर्स, ऑफ द मेंबर्स एंड बाय द मेंबर्स। तो यहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये लोन अपने मेंबर्स को ही देगी, बट अगर रजिस्ट्रार का सैंक्शन मिलता है तो एक, ध्यान से सुनना, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकती है। हम लोग अनरजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं दे सकते। क्लियर एकदम बात? यस सर। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट? सो वी टॉक अबाउट इज बोरोइंग्स, बराबर। बोरोइंग्स मतलब पैसा आना। तो हम लोग क्या मेंबर्स से पैसा ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। बट हम लोग और किसी से पैसा ले सकते हैं क्या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, जो हमारे मेंबर्स नहीं है? ऐसा किसी से ले सकते हैं क्या? तो वो क्या कहता है, a registered society shall accept loans and deposits from a person who are not members, subject to what? The limitation and restriction as per what? The bylaws of the society. रजिस्ट्रार कुछ लिमिटेशन नहीं लगाएगा, बट जो बायलॉज होंगे उसके हिसाब से आप कितना बाहर वालों से पैसा एक्सेप्ट कर सकते हो, कितना नहीं, इसके बारे में बात होगी। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? यस सर। सो ये हमारे 3 रिस्ट्रिक्शंस हो गए, कुल मिला के 6 पॉइंट हो गए। क्लैरिटी है? आगे बढ़ते हैं। फिर अब चर्चा करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स के बारे में। इसके बारे में हमने क्या एक सिंपल सा चार्ट बनाया था, याद आ रहा है तो बिना देख के बोलो, और अगर नहीं याद आ रहा है तो एक थोड़ा सा देखो और फिर बताना।
बात हो रही है किसके बारे में? सो वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स. सो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स अपन ने क्या बोला? एक कोऑपरेटिव और एक अदर्स. कोऑपरेटिव में कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. और बैंक्स में दो हिस्से, सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर देन सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. सो जब हम लोग सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रहे हैं तो जी हां, हम लोग उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. अदर देन सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, इसमें आपको रजिस्ट्रार का अप्रूवल चाहिए. अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कब कर सकते हैं? अगर लिमिटेड लायबिलिटी हो तो. अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आपको पैसा डालना है तो वो डाल सकते हो आप एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एंड एज परमिटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. सो दिस इज हाउ एंड वेयर यू कैन पुट मनी, यू कैन इन्वेस्ट द मनी. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट अपन चलते हैं और बात करते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. आपको जो अप्रोप्रिएशन करना है प्रॉफिट्स का, अप्रोप्रिएशन करना है मतलब आपको क्या करना है? बोनस या डिविडेंड देना है. नहीं, पहले आप समझिए, आपको अप्रोप्रिएशन करना है मतलब आपको क्या देना है? बोनस या डिविडेंड देना है. बोलो सही है कि नहीं? तो अगर आपको बोनस या डिविडेंड देना है तो उससे पहले आपको कंपल्सरी ट्रांसफर करना है. किधर? रिजर्व फंड में. सर बगैर रिजर्व फंड में ट्रांसफर करे क्या बोनस डिविडेंड दे सकते हैं क्या? आंसर इज नो. सो इट्स अ कंपल्सरी ट्रांसफर टू व्हाट? रिजर्व फंड. क्लियर एकदम? यस. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस. आपको चैरिटी करना है, आप करिए, बट इसके लिए दो कंडीशन है. पहले आपने रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेना है. अगर रजिस्ट्रार से अप्रूवल नहीं है तो विषय खत्म हो गया, आप चैरिटी नहीं कर सकते. बट अगर रजिस्ट्रार का अप्रूवल आपको मिल गया तो आप मैक्सिमम 10% का आप चैरिटी कर सकते हैं. बट वो 10% किसका? द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड. समझ में आया आपको? तो वो आपको बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. क्लियर एकदम? सो यहां पे क्या क्या कंडीशन है कि आपको चैरिटी करना है, पहले रजिस्ट्रार का परमिशन, मैक्सिमम 10%, बट ऑफ विच प्रॉफिट आफ्टर कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड. और रिजर्व फंड में अपन ने ऊपर ट्रांसफर किया था ना, वही पैसा. क्लियर एकदम? यस. अब सवाल यह आता है कि रिजर्व फंड को हम कहां इस्तेमाल करें? सर आपने तो बोला कंपल्सरी ट्रांसफर करो रिजर्व फंड को. सर ये रिजर्व फंड को ये कहां इस्तेमाल करें? तो वो बोलता है देखिए बात सिंपल है, आप ये इसको आपके वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कीजिए. अगर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करना है और आप इसको आपके सोसाइटी के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको प्रमोट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी. और यही नहीं, आप उसे चाहे तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं बराबर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. और हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कहां इन्वेस्टमेंट करना है. इस तरीके से आप आप क्या कर सकते हैं? रिजर्व फंड को यूज कर सकते हैं. एग्जाम में एमसीक्यू के लिए आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड. यू नो द 3 यूटिलाइजेशंस. चौथा वो ऑप्शन आपको टिक करना है. या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटिलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव ध्यान में रखना, बट ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना. क्लियर है एकदम? या फिर रिजर्व फंड का पैसा. अब बात करते हैं नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड. अब एजुकेशन फंड को आपको कंपल्सरी ट्रांसफर करना है. बट इधर एक खास बात है दोस्तों, एजुकेशन फंड में जो आप पैसा ट्रांसफर करते हो इट इज ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन और चार्ज. तो कहता है इट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये एक्सपेंस डिडक्टिबल है. ये बराबर है कि नहीं? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इट इज व्हाट अप्रोप्रिएशन है क्या? ये नहीं, इट इज अ चार्ज, इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन. सेम वे में ऐसे और बहुत सारे फंड्स होते हैं, बराबर है, जैसे कैपिटल रिडेम्पशन फंड या डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व. सो दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज व्हाट? द चार्ज. आया बात समझ में आपको? बोलो बच्चों. यस सर. क्या यहां से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? वेरी गुड.
तो ऐसे जहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी से डिपार्चर हो रहा है तो वो चीजें हमने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ सकते हैं, ये लो कर लो बात, बढ़िया एकदम स्पेशल पॉइंट्स खत्म हो गए। आपको पता है ना एकदम उसको क्लैरिटी होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ रहे हैं करेक्ट है ना, तो आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें भी कुछ अपने 10 पॉइंट है, बराबर है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, ओवरड्यू डेट्स। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, जो डेट्स है वो क्या करना है आपको क्लासिफाई करना है। वो कैसे क्लासिफाई करेंगे उसको, 6 months to 5 years एंड मोर देन 5 years। फिर आपको उसको उसका कैटेगराइजेशन करने के बाद उसको क्लासिफाई करना है वेदर इट इज गुड और बैड, और अगर बैड है तो आपको अप्रोप्रिएट प्रोविजन करना है उसमें। बट इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाराष्ट्र में आपको अगर कोई पर्टिकुलर डेटर को बैड डेट अगर करना है आपको, तो इट शुड बी सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, नहीं ऑडिटर। वर्ड्स केयरफुली यूज करो, इट शुड बी सर्टिफाइड बाय हुम, ऑडिटर। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर जरूरी नहीं है वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और दूसरा आप अगर ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलोगे तो इट कैन बी एनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट अदर देन द ऑडिटर ऑल्सो। समझ में आएगा आपको, तो वैसा नहीं ना विषय। तो जो ऑडिटर है वो आपके लिए सर्टिफाई करेगा, दिस इज व्हाट इज इन महाराष्ट्र। बट सर अगर ऐसा कोई स्टेट एक्ट्स में अगर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो ये कौन करेगा, तो इट विल बी डन बाय मैनेजिंग कमिटी। बहुत आराम से रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, कोई रश नहीं है अपने को, बराबर है। बट ये क्लैरिटी आना चाहिए कि कभी भी आप ये फ्यूचर में सुनो तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल होना चाहिए, ठीक है, राइट। सो क्या आपको ये एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं अबाउट व्हाट, ओवरड्यू इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट आपको ड्यू डेट पे नहीं मिला उसको अपन कहेंगे ओवरड्यू इंटरेस्ट। बट इसमें खास बात है फिर से कि जो भी आपका ओवरड्यू इंटरेस्ट है इट शुड नॉट बी एडेड टू योर टोटल इनकम फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कंजर्वेटिज्म अप्रोच, कैश बेसिस पे मिला तो ही रिकॉर्ड करना, अक्रूवल बेसिस वाला आपने उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। बुक में लिखा है इट शुड बी एक्सक्लूडेड, अगर अक्रूवल बेसिस पे आपने बुक किया होगा तो। समझ में आएगा आपको, यस सर। आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स हो गया, सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स हो गया, और ओवरड्यू इंटरेस्ट हो गया। मैंने सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट तुरंत क्यों लिंक किया, समझ में आया ना आपको, क्योंकि वो गुड बैड है तो वो बैड से आपको आगे क्लिक हो जाता है। आगे वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखना है। पहले एसेट्स के बारे में लिखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एसेट्स के लिए वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स होते हैं दोस्तों, लाइबिलिटीज के लिए कुछ नहीं है। अपन ने बस इतना देखना है कि ऑल लाइबिलिटीज आर व्हाट रिकॉर्डेड, खत्म हो गई बात। अब एसेट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करेंगे। फिक्स्ड एसेट तो वो क्या कहता है, उसका प्रॉपर डिप्रिसिएशन आपने देखना है। फिर सारे खर्चे, ऑल दी एक्सपेंसेस टिल इट इज व्हाट पुट टू यूज, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वो आपने काउंट करने हैं, वो आपने ऐड करने हैं। फिर अगर ये इन्वेंट्री है तो उसका वैल्यूएशन, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वो आपने देखना है, बराबर कि नहीं, तो उसके बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसमें कहता है कि एसेट्स की कैरिंग वैल्यू और उसका मार्केट वैल्यू दोनों में डिफरेंस हो सकता है, तो वो रिवैल्यूएशन या इंपेयरमेंट का भी प्रोविजन आपने करना चाहिए। तो ये वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के लिए वो क्या कहता है, लास्ट में हाईलाइटेड लाइन आप पढ़ लीजिए, देखो आपको क्या नजर आता है कि ऑडिटर शुड सी दैट ऑल द नोन लायबिलिटीज आर ब्रॉट इनटू द अकाउंट। बस लायबिलिटीज शुड बी देयर, उसके लिए कोई वैल्यूएशन का प्रिंसिपल नहीं है। एंड कंटिजेंट लायबिलिटी शुड बी शोन बाय वे ऑफ अ नोट, वी ऑल नो इट इज अ फुट नोट। क्लियर एकदम। 4 पॉइंट कौन से हो गया, ऑडिट के लिए कौन सी 4 बातें देखेंगे, ओवरड्यू डेट्स, ओवरड्यू इंटरेस्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। 4 पॉइंट ऑडिट के खत्म हो गए। अब जरा
रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अधरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। अधरेंस टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, इसका मतलब क्या होता है? देयर इज अ पर्पस फॉर विच योर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज फॉर्म्ड, करेक्ट है ना? टू प्रोवाइड और टू एक्सटेंड द बेनिफिट टू इट्स मेंबर्स, टू एलिमिनेट द मिडलमैन, टू परचेस द गुड्स एट अ लोअर प्राइस, बराबर के नहीं? Their success or failure is not decided based on how much profit a cooperative society is generating, but it is dependent upon how much benefit they are able to extend. Like, are they successful in eliminating the middlemen, reducing the cost, बराबर, purchasing economically, बराबर के नहीं, कम से कम पैसे में? Basically, the principles of propriety should be followed. अब आपने गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ा था, उसमें प्रोप्राइटी ऑडिट हमने पढ़ा था। सो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है कि यू आर स्पेंडिंग द मनी एज इफ इट वाज योर्स, तो वुड यू वेस्ट इट? नो। सो दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी शुड बी व्हाट फॉलोड, दैट इज अधरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। सो इसमें आपने वो कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स, बजटिंग, एनालिसिस, आपने एक्सपेंसेस का ऑडिटिंग करना चाहिए, उसमें कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, मिडलमैन कमीशन आपने एलिमिनेट करना चाहिए। तो ये सब चीजें देखो, अधरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल मतलब क्या है? इस चीज के लिए तुम बने हो ना, तो आपने वो चीज अचीव करनी चाहिए। क्या ये बात आपको जम गई क्या? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंप्लायंस विथ और ऑब्जर्वेशंस ऑफ व्हाट द प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड रूल्स। एक तुम्हारे प्रिंसिपल्स थे, बट प्रिंसिपल के साथ साथ भाई कानून भी तो बना है ना, कानून भी तो बना है ना, तो यू हैव टू फॉलो। जैसे हमने देखा है, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट लोन्स, बोरोइंग्स, बराबर, द इन्वेस्टमेंट कहां कहां आप करना है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, एंड एनी इनफ्रिंजमेंट, यू नो व्हाट इज इनफ्रिंजमेंट? इनफ्रिंजमेंट मतलब नॉन कंप्लायंट शुड बी पॉइंटेड आउट, बराबर के नहीं? तो वो अपन ने रिपोर्ट करना है, और सिर्फ वो रिपोर्ट नहीं करना है, वो क्या कहता है, उसका जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है वो भी आपने बताना है। आर बी गुड? यस। तो ये बात हो गई अपनी पॉइंट नंबर 6, ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्रोविजंस एंड एक्ट्स। सो बताइए दोस्तों, 6 पॉइंट कौन से हो गए? एक, ओवरड्यू डेट्स, ओवरड्यू इंटरेस्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अधरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ एक्ट्स एंड रूल्स। क्लियर एकदम? या फिर उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर्स रजिस्टर एंड देयर पासबुक। अब ये क्यों देखना है? This is important for particularly the cooperative societies who are extending what? Credit. So this passbook will serve as a reference to the loans that were given, the repayment of loans, बराबर, the amount outstanding, बराबर। इसके लिए हम लोग ने क्या करना है? ये हम लोगों ने मेंबर्स पासबुक देखना है, और इसके अंदर एंट्रीज अपन ने स्पेसिफिकली देखना है, क्योंकि बहुत सारे जो एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, द मेंबर्स आर इलिटरेट, बराबर, तो उनके साथ कुछ गलत ना हो, सो इट विल एक्ट एज अ सेफगार्ड टू देम, बराबर के नहीं? दैट इज व्हाई वी हैव टू चेक द मेंबर्स पासबुक एंड द एंट्रीज इन इट, बट ऑब्वियसली दिस विल बी डन ऑन टेस्ट चेक बेसिस, सैंपलिंग बेसिस। इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी चेक एवरीथिंग। तो मेंबर्स पासबुक, ये 7वां पॉइंट ध्यान में रखना। एक ऐसा आपके चेहरे पे दिख रहा है कि ये आपको क्लिक नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो वो ध्यान में रखना, 7वां पॉइंट। 8, स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार। अगर ऑडिटर को कोई स्पेशल मैटर्स अगर नजर आते हैं, बराबर के नहीं, और वो स्पेशल मैटर्स में क्या है? सीरियस इरेगुलरिटीज, बराबर के नहीं, तो ये क्या करेगा? ये रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगा, एंड रजिस्ट्रार मे टेक व्हाट? एक्शन। ये देखो स्पेशल रिपोर्ट है, एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, स्पेशल रिपोर्ट। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में यही टॉपिक होता है, स्पेशल ऑडिट, सेक्शन नंबर 77, एस वाला सेक्शन। अगर एस वाली बातें होगी तो एस वाला ऑडिट, तो वो स्पेशल ऑडिट है। आप कंफ्यूज मत होना कि स्पेशल रिपोर्ट वर्सेस स्पेशल ऑडिट। स्पेशल रिपोर्ट ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में होगा, और स्पेशल ऑडिट ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में होगा।
क्लियर है एकदम बात? यस सर। तो इसमें क्या कहते हैं, मिसमैनेजमेंट है, पर्सनल प्रॉफिटियरिंग है, बराबर है कि नहीं? तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपको स्पेशल रिपोर्ट देना होगा, या डिटेक्शन ऑफ व्हाट, फ्रॉड है। सो पर्सनल प्रॉफिटियरिंग, मिसमैनेजमेंट, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, और एंड लास्ट में डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांसेस रिलेटेड पार्टीज को, बराबर के नहीं, या उनसे रिपेमेंट रिकवर नहीं कर रहे पैसा, बराबर है, तो वो चीजें आपके लिए सीरियस इरेगुलरिटी बन जाएगी। एग्जाम में एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ स्पेशल रिपोर्ट शुड बी इशूड टू रजिस्ट्रार इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वो बात ऑप्शंस में क्या होगी, कॉजिंग सीरियस इंजुरी टू ट्रेड, सॉल्वेंसी इज एंडेंजर्ड, मिसमैनेजमेंट, बराबर के नहीं, और एक पॉइंट बोलेंगे कि दे आर नॉट कैरिंग आउट द बिजनेस ऑन साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस। तो क्या होगा आंसर, मिसमैनेजमेंट, क्योंकि बाकी के तीन जो है वो सेक्शन 77 का स्पेशल ऑडिट की बातें थी, समझ में आया? तो ऐसे अपने को ध्यान से स्पेशल ऑडिट एंड स्पेशल रिपोर्ट ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर एकदम बात? यस सर। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 9-10, वेरी इजी बात हो रही है ऑडिट क्लासिफिकेशन। आफ्टर द ऑडिट रैंकिंग करेंगे, अवार्ड अ क्लास, बट इफ द मैनेजिंग कमिटी इज नॉट सेटिस्फाइड दे विल गो क्राइंग, एग्जाम में मत लिखना दे विल गो क्राइंग, दे विल गो क्राइंग विथ whom, with who, registrar, बराबर। registrar will then direct you to review your classification, therefore auditor should be careful when awarding a class to the cooperative society. Then discussion of what, draft audit report before finalizing, because minor irregularities can be solved then and there and matters of policy can be discussed in what, detail. तो ये अपनी ऑडिट की बातें हो गई। तो ऐसे ये 11 पॉइंट पहले जो स्पेशल कंसिडरेशंस थे और ये 10 पॉइंट अभी। क्लियर है क्या एकदम? यस सर। अब चलते हैं अपन किसके बारे में दोस्तों, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी डन है ना, 21 पॉइंट ध्यान में रखना है अपने को। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो कोई चैलेंज नहीं लग रहा है अपने को, बड़े आराम से। अब चलते हैं बात करते हैं किसके बारे में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये तो क्या है, एकदम कॉपी पेस्ट है कंपनीज एक्ट 1956 1956, बराबर। तो इसके अंदर पहले तो और कुछ प्रोविजंस अपने 2013 से भी मैच करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो बताइए दोस्तों, सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बराबर मेंटेन करना है अपने को। तो क्या क्या आता है इसके अंदर, मेमोरी टेक्निक क्या है, मास्क, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सेल्स एंड परचेसेस, एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या बोलेंगे, मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स, और यूटिलाइजेशन ऑफ अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, मटेरियल एंड अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट। इजी है एकदम, बोलो बच्चों यस। फिर आगे चलते हैं और अब बात करेंगे ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पहले बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो भाई इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओनली एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, और वो फिर कौन है, सीए इन प्रैक्टिस इन इंडिया, ठीक है। अब इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, नहीं पहले इसके डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट, बराबर। बॉडी कॉर्पोरेट्स क्यों डिस्क्वालिफाइड है, क्योंकि वो कंपनी है भाई, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो सीए थोड़ी है, वो एग्जाम थोड़ी दी, आपके से क्लास में थोड़ी बैठा हो, तो बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालिफाइड। नंबर 2 अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी मत बोलना। फिर उसके बाद क्या बोलता है, मेंबर और एम्प्लॉय, पार्टनर मत बोलना, मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑफिसर और एम्प्लॉय, बराबर के नहीं, यस सर। एंड लास्ट, इसमें से 4 डिस्क्वालिफिकेशन है। लास्ट, गिवन एनी गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी, बराबर, इन कनेक्शन विथ, सॉरी पहले तो क्या है, इंडेप्टेड, और प्रोवाइडेड एनी गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ थर्ड पार्टी इन एक्सेस ऑफ ₹1000। मतलब आप समझिए, अगर मैंने जिस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं ऑडिट कर रहा हूं, उनसे अगर मैंने ₹1000 से ज्यादा का कर्जा लिया, या तो मैंने
किसी के कर्जे के लिए, किसी और के कर्जे के लिए मैंने गारंटी या सिक्योरिटी दी विच इज इन एक्सेस ऑफ ₹1,000, समझा क्या बात को? तो क्या हो जाएगा? मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। अमाउंट कितना है? थ्रेशोल्ड लिमिट 1000। डू नॉट कंफ्यूज इट विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? क्लियर। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? अब उसके बाद जब ऑडिटर अपॉइंट होता है तो जाहिर सी बात है उस समय पे हमने ये सारे क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस देखने चाहिए अपॉइंटमेंट होने से पहले। जिस दिन अपॉइंट कर रहे हैं अगर उसमें डिस्क्वालिफिकेशन है तो उसको अपॉइंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब जिस दिन अपॉइंट कर रहे हैं, मान लो सर वो क्वालिफाइड है, उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, अपॉइंट कर दिया, बाद में अपॉइंटमेंट होने के बाद में उसने कर्जा ले लिया 1500 रुपए का पूरे, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसे अपना सीट वहां से छोड़ के जाना पड़ेगा। ही शुड वेकेट द ऑफिस। सच अ वैकेंसी इज कॉल्ड एज कैजुअल वैकेंसी। नाउ वी टॉक अबाउट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। यहां पे दो टाइप के ऑडिटर, पहला प्यार और उसके बाद का प्यार, फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस समय पे जो ऑडिटर आता है वो कौन सा ऑडिटर? फर्स्ट ऑडिटर। कितने दिन में इसका चयन आपने करना चाहिए? सिलेक्शन मतलब आपने करना चाहिए विद इन 1 मंथ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। समझ में आया आपको? तो जैसे ही आपने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी, 30 days 1 मंथ के अंदर आपने क्या कर लेना? उसको अपॉइंट कर देना। अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। बट अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके लिए नाकाम हो जाता है तो फिर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड देन दे विल डू द अपॉइंटमेंट। इसका टेन्योर कब तक होगा? इसका टेन्योर कब तक होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फिर एनुअल जनरल मीटिंग होगी, फिर मेंबर्स मिलेंगे, फिर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे और वो कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट। फिर एनुअल जनरल मीटिंग होगी, फिर ऑडिटर को अपॉइंट या रीअपॉइंट किया जा सकता है और वो कब तक रहेगा? नेक्स्ट। मतलब इसका ड्यूरेशन कब तक? एजीएम टू एजीएम, एजीएम टू एजीएम, जब तक है जान, जब तक है जान। क्लियर है एकदम? या आगे बढ़ सकते हैं यहां से? बहुत बढ़िया। पावर्स एंड ड्यूटीज। Which powers he can access books of accounts, he can obtain all the information and explanation, बराबर के नहीं? वेरी गुड। फिर उसके बाद ड्यूटी में वो बात करते हैं he should inquire and report on certain specific matters। वही अपना जो अपन ने 143 सबसेक्शन 1 में पढ़ा था, A B C D E F, बट इधर कुछ पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं है। वो कौन से है? वो कंपनी वाला, बराबर, सोल्ड बिलो द प्राइस एट विच इट वाज परचेस्ड एंड लोन्स एंड एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट्स। उन दो पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पॉइंट एज इट इज। एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉपरली सिक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी एंड द टर्म्स आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। वेरी गुड। ऐसा इमोशनल नहीं हो जाने का एग्जाम में तो फिर गड़बड़। Second point, whether transactions by mere book entries are prejudicial to the multi-state cooperative society। फिर उसके बाद personal expenses have been charged to revenue account and उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं about what? Whether shares have been allotted for cash, whether cash has actually been received, if not, what is the position in the financial records and accounts, whether it is correct, regular and not misleading। Clear एकदम? यस सर। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वापस से वही आपको अभी याद आता होगा, हमने परसों ही रिवाइज किया था इसको। ही विल रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑन द अकाउंट्स एग्जामाइंड बाय हिम एंड ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर। एंड क्या कहता है? वेदर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेदर दे प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू, बराबर। देन he shall also state whether to the best of his knowledge and belief, whether he has obtained all the information and explanation required for the purpose of his audit, whether proper books of accounts as required by law has been kept and proper returns adequate for the purpose of his audit has been received by him for the branches not visited by him, and whether the report on any branch of his accounts
audited by a person other than the multi-state cooperative society's auditor and the manner in which it has been dealt with in his report. Clear एकदम? Yes sir. फिर उसके बाद whether balance sheet and profit and loss account agrees with the books of accounts. So वो first 4 points अपने को लिखने हैं जो अपन ने 143 subsection 3 में पढ़े थे. अब नेक्स्ट सेक्शन नंबर 77, एस वाला सेक्शन, एस वाला ऑडिट, स्पेशल ऑडिट. अगर एस वाली 3 बातें हो तो वो क्या क्या है? देयर इज साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स पे आप नहीं कर रहे हो, जिसमें क्या कह रहा है, आप जो है आप बने थे किसके लिए? सेल्फ हेल्प के लिए बने थे. बट इट इज व्हाट नॉट बीइंग मैनेज्ड. ये नॉट इंपॉर्टेंट है. यू आर नॉट बीइंग मैनेज्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट? सेल्फ हेल्प. बराबर. यू आर नॉट मैनेज्ड एज पर द म्यूचुअल डीड और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस और साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स. ऐसे तौर पे आपने आपका बिजनेस नहीं किया है. यू हैव नॉट डन इट. नहीं किया आपने. या यू आर कॉजिंग सीरियस इंजुरी टू ट्रेड और योर सॉल्वेंसी इज एंडेंजर्ड. तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, विच गवर्नमेंट विल ऑर्डर व्हाट? स्पेशल ऑडिट. बट इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्पेशल ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगा, बट ये कौन सी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए? ऐसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिविजुअली और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट होल्ड्स मोर देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. तो मतलब ये गवर्नमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है? वो स्पेशल ऑडिट कर सकते हैं. समझ में आया आपको? वेरी गुड. आगे बढ़ सकते हैं यहां से. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट पॉइंट. उसके बाद ये जो ऑडिटर है कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. बराबर. ये रिपोर्ट किसे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. इसकी फीस कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये पे कौन करेगा? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. और अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इसको पैसा नहीं दिया तो इट विल बी रिकवर्ड एज द अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. कैसे रिकवर करेंगे इसको? अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. क्लियर एकदम? यस. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट विल टेक एक्शन, बट इफ नो एक्शन इज टेकन विद इन, याद करो, ऐसा रिकॉल करना है आपने, इसलिए तो आपको टाइम दिया, रिवाइज करके आओ मालिक. हाँ, तो ध्यान देना, ये फोकस करना है अपने को. इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट टेक एक्शन विद इन व्हाट 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिपोर्ट, 3 months नहीं बोलना, विद इन 4 months, तो क्या हो जाएगा? ये कॉपी क्या करेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी को, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को देंगे, and it will be asked to circulate along with the notices or be read out in the annual general meeting. तो ये बात यहां पे हो रही है. क्लियर है एकदम? वेरी गुड. सो सेक्शन 77 इज व्हाट? डन बेटा. आगे बात करते हैं. एक इंक्वायरी की बात हो रही है और दूसरा इंस्पेक्शन की बात हो रही है. सो इंक्वायरी अगर क्या कहता है? इफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार हु receives complaint or request from the federal cooperative. फेडरल कोऑपरेटिव मतलब कौन होता है? जो यूनियन होता है, जिससे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अफिलिएटेड है. अफिलिएटेड मतलब एसोसिएटेड है. तो अगर उनके यूनियन द्वारा कंप्लेंट आती है सेंट्रल रजिस्ट्रार को, या आपको पता है 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड और दे आर सन्ड्री क्रेडिटर्स और 1/5 ऑफ द मेंबर्स, बराबर, ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार क्या करेगा? इसका इंक्वायरी करवाएगा. और जो इंक्वायरी करेगा, बराबर के नहीं, इनटू द कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके लिए आएगा कौन? इंस्पेक्टर. बट उससे पहले दे विल बी गिवन व्हाट? एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. 15 days नोटिस विल बी गिवन टू देम. अब वो क्या करेगा? उसके पावर्स क्या क्या है? पावर्स एकदम सिंपल है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए वो मंगवा सकता है, उसको एक्सेस मिलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, बराबर के नहीं, कोई दिक्कत नहीं है.
वो चाहे तो एनुअल जनरल मीटिंग बुलवा सकता है सेक्रेटरी को कह के, और अगर वो सेक्रेटरी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलवाता तो वो खुद मंगवा सकता है आफ्टर अ प्रीवियस नोटिस ऑफ 7 days, बराबर के नहीं. ही कैन कॉल अ पर्सन एंड एग्जामाइन हिम ऑन ओथ हु ही बिलीव्स एज व्हाट द नॉलेज अबाउट द इंफॉर्मेशन. ऐसे करके वो क्या कर देगा, इसको रिपोर्ट दे देगा वो, बराबर है. और इधर अब क्या होगा, फॉलो अप होगा. और इधर आप ध्यान में रखना कि विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months इधर है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. स्पेशल ऑडिट में इट इज 4 महीने, बराबर है. यहां पे 3 months में दे विल कम्युनिकेट द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बराबर, एट हुज इंस्टेंस द इंक्वायरी वॉज इनिशिएटेड. क्लियर एकदम? यस. सेम इंस्पेक्शन में यही बात है. सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फेडरल कोऑपरेटिव और क्रेडिटर 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड एंड 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसका इंस्पेक्शन करेंगे. पहले सिर्फ पूछताछ करेंगे, इंस्पेक्शन का भी पावर है उसके पास. और जब इंस्पेक्शन करने आएंगे, so they will provide all the documents, records, etc. and along with documents, records, the officers who possess the information, they will also provide the explanation also. Clear ekdam? Yes. With this दोस्तों, we complete with what? Cooperative society and multi-state cooperative society. कितना आसान लग रहा है क्या अभी आपको? बोलो बच्चों. Yes sir. Let's proceed from here. And अब अपन चलते हैं किसके पास? सरकार के पास. इजी है ना? क्या डिफिकल्ट लग रहा है? इजी है ना? एकदम सही बोलो, मतलब भाई, है ना? मेरे को कल पूजा मैम मिले थे. पूजा मैम बोल रहे थे कि इनिशियल डेज में हम मिली थी बच्चों से, बीच में मिले थे ना, तो बच्चों को ऑडिट का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था, टेक्निकल लग रहा था, पहले से डिफिकल्ट लग रहा था. मैंने वही बोला मैम को कि वो इनिशियल डेज है, वो वोकैबुलरी बिल्ड हो रहा है. अब आपको ये जब जो आप पढ़ते हो समझते हो, आपको ये क्लिक होता है क्या, है ना? मतलब थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विथ ईच पासिंग डे. इंपॉर्टेंट इज कि वी हैव टू पुट एफर्ट बेटर देन द प्रीवियस डे. समझा क्या? यस, वेरी गुड. अब चलिए अपन बात करते हैं आपका फेवरेट टॉपिक, गवर्नमेंट ऑडिट. इसका पूरा हमने बहुत बढ़िया समरी बनाया था अपन ने. यस, तो ये तो इसीलिए समरी बनाया था कि आपको पूरा एवरीथिंग एट वन प्लेस आपको मिल जाए. सो एवोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग. क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कंट्रोल्स. पहले गवर्नमेंट ऑडिट इज व्हाट? पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स. इसका एवोल्यूशन की बात करते हैं. बोलो. यस सर, नहीं आंसर बोलो. पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द एक्सपेंसेस. फर्स्ट इट इज वोटेड अपॉन एंड देन ओनली एक्सपेंडिचर कैन बी मेड. कहां से? आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, बराबर. और फिर आफ्टर एक्सपेंडिचर व्हाट इज प्रिपेयर्ड? अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, बराबर, विच आर लेटर स्क्रूटिनाइज्ड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. तो अकाउंटेबिलिटी के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग होता है, फिर वो एक्सपेंडिचर सैंक्शन होता है, फिर अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनते हैं. तो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, कंट्रोल कब कब और कहां कहां है? सो कंट्रोल इज बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड. क्लियर एकदम? यस सर. फिर उसके बाद जो यहां पे अपन बात करें, तो पहले जो है फोकस किस पे हुआ करता था? ओनली ऑन एक्सपेंडिचर ऑडिट हुआ करता था, बराबर है. अब रिसीट्स के ऊपर भी, इनकम के ऊपर भी फोकस होता है. क्लियर एकदम? एंड विद द इंक्रीज इन द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, commercial audit also came into existence. So this was about the evolution. फिर हम लोग बात कर रहे हैं about what? कि scope of audit. तो इसके audit के scope की अगर बात करें तो अपन क्या कहते हैं? It is basic essentials of auditing. It is not an investigating agency. ये क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ evaluate करता है end results को, highlight करता है lapses को और report करता है. क्लियर एकदम? यस सर. तो जब वो इन्वेस्टिगेट नहीं करता है तो वो कहां पे फोकस करता है? कि अकाउंटेबिलिटी, बराबर, ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स एड टू व्हाट? एडमिनिस्ट्रेशन. क्लियर एकदम? यस सर. खत्म.
ऑडिटर की बात करेंगे, फेवरेट ऑडिटर कौन है गवर्नमेंट का? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, करेक्ट है एकदम। सी एंड एजी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जनरल नॉलेज के लिए नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये बुक में लिखा हुआ है कैसा नहीं, बट अपने को जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। उसको निकाल सकते क्या बच्चों? नहीं। उसको निकाल ऐसा सकते क्या? नहीं, अनलेस प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और कौन निकाल सकता है? बाय 2/3, ध्यान में रखना, बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर है? उसका टेन्योर कितना है? फिक्स्ड, विच इज 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। और मालिक सैलरी इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या उसके कंडीशंस ऑफ सर्विस, उसके डिसएडवांटेज को चेंज हो सकता है क्या? आंसर इज नो, इट कैनॉट बी चेंज्ड टू हिज डिसएडवांटेज। क्लियर एकदम? दिस इज अबाउट कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट इसका रोल क्या है। तो रोल मतलब क्या है? चेक वेदर वेरियस ऑथोरिटीज एक्ट एज पर व्हाट? रूल्स एंड ऑर्डर्स। एवरी ऑथोरिटी हैज देयर ओन रूल्स ऑर्डर्स थ्रू विच दे आर सपोज्ड टू फंक्शन। सीएनडीजी क्या करेगा? वही चेक करेगा कि हर एक ऑथोरिटी उस रूल्स एंड ऑर्डर्स के हिसाब से काम कर रहा है ना। डिफेंस के जो रूल्स ऑर्डर्स है उसके हिसाब से, रोड मिनिस्ट्री उसके हिसाब से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके हिसाब से, जो भी उनके रूल्स एंड ऑर्डर्स है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। सो चेक वेदर वेरियस ऑथोरिटी एक्ट एज पर रूल्स एंड ऑर्डर्स। फिर ये किसे एडवाइस करेंगे ऑन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सो ही विल एडवाइस द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑन मेंटेनेंस ऑफ व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर ये यूनियन के है तो प्रेसिडेंट को, स्टेट के है तो गवर्नर को। क्लियर एकदम? एंड लास्ट में विल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट और टू द गवर्नर। सो पहले क्या होगा? रूल्स एंड ऑर्डर्स के हिसाब से हर एक ऑथोरिटी काम कर रहा है ना। फिर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड एडवाइस करेगा और फिर रिपोर्ट कर देगा। ये सिंपल उसका रोल है। फिर अब चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ द ऑडिट इज कंडक्टेड। सो हाउ द ऑडिट इज कंडक्टेड? सो यहां पे ऑडिट के बारे में जब बात हो रही है तो कितना चेक करना है, क्या चेक करना है, द एक्सटेंट एंड क्वांटम इज डिसाइडेड बाय सी एंड एजी हिमसेल्फ। बराबर? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इट इज नीदर नेगोशिएबल नॉर क्वेश्चनेबल। कोई उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता है या उसको ये नहीं बोल सकता कि सर आप इतना ही क्यों चेक कर रहे हो, आपने तो ज्यादा चेक करना चाहिए। कोई नेगोशिएशन भी नहीं है। और ये जो सीएनडीजी डिसाइड करता है द एक्सटेंट एंड क्वांटम, इट इज वारंटेड बाय द नंबर 1, वारंटेड मतलब रिक्वायर्ड बाय द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। बराबर है? फिर उसका इंपॉर्टेंस, वो ट्रांजैक्शन इन टोटालिटी आपके प्लान में क्या है, तो ऑडिट प्लान एंड फ्रीक्वेंसी, ऐसा। क्लियर एकदम? इन बातों पे आपका वो ट्रांजैक्शन कितना चेक करना कितना नहीं डिपेंडेंट है। फिर यहां पे जब ऑडिट होता है, so what we follow is a institutional mechanism, basically 3 लेवल, टॉप, मिडल एंड बॉटम। बॉटम लेवल पे होते हैं कौन गणेश? ऑडिटर्स, हु डज द प्राइमरी चेक। बराबर? ऑडिटर्स जो है ये क्या करते हैं? प्राइमरी चेक। इनके ऊपर होते हैं सुपरवाइजर्स, जो क्या करते हैं? टेस्ट चेक। और उनके ऊपर है ग्रुप या लीडर्स, जो पूरा डायरेक्शन, कंट्रोल, ये सब उसके रिलेटेड फोकस करता है। क्लियर एकदम? सो सबसे पहले कौन है? ग्रुप लीडर है, फिर उसके बाद सुपरवाइजर है, और ये तो उसको याद करने में भी दिक्कत नहीं। लीडर है, लीडर के बाद सुपरवाइजर होता है, और फिर ऑडिटर्स है। जो मिडल और टॉप लेवल है, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड रिपोर्टिंग। समझा क्या बात को? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिपोर्टिंग। बॉटम लेवल को चुपचाप सिर्फ काम करना है, ये ध्यान में रखना। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, दैट इज अ हायरार्की इज फॉलोड। क्लियर एकदम? यस। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट जो अपन बात कर रहे हैं वो क्या कहते हैं कि ऑडिट जो है इट कैन बी कंडक्टेड इधर लोकली और सेंट्रली। लोकली मतलब क्या कहते हैं कि वो जाके ऑडिट करेगा। बराबर? सेंट्रली मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जहां पे रिक्वायर्ड प्लेसेस पे मंगवा सकता है वो। क्लियर एकदम? यस। सो दिस इज हाउ ऑडिट इज कंडक्टेड। पॉइंट समझ में आया आपको? अब उसके बाद और एक खास बात, ड्यूटीज ऑफ सीएनडीजी। स्टोर्स एंड स्टॉक कर सकता है ऑडिट। दूसरा,
गवर्नमेंट कंपनीज एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर. इसमें अपन क्या बोलते हैं, व्हेन एन एनी ऑथोरिटी इज व्हाट सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड, बराबर, बाय वे ऑफ ग्रांट्स और लोन्स, बराबर के नहीं, फ्रॉम व्हाट द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया और फ्रॉम स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली. अगर वो सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है तो C&AG विल ऑडिट ऑल द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दैट ऑथोरिटी. तो ये ध्यान में रखना कि जब सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है तो सारे रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर का ऑडिट होगा. समझ में आया आपको? उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर ये सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड नहीं है, but if the grant is given for specific purpose, so we have to see how the sanctioning authority satisfies the condition to which the grant was specifically given. Obviously out of consolidated funds of India, state or union territory having legislative assembly. Clear एकदम? तो इधर सिर्फ क्या देखेंगे, वो पैसा उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए गया ना. इसके अंदर और एक खास बात है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू, कौन सा, ये स्पेसिफिक पर्पस वाला पॉइंट, ये ध्यान में रखना. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन, स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. समझ में आया आपको? या आगे बढ़ सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, ऑडिट ऑफ रिसीट्स विच आर पेएबल इनटू, ऐसा वर्ड बोला था अपन ने, ऑडिट ऑफ रिसीट्स विच आर पेएबल इनटू कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो उसका असेसमेंट, कलेक्शन एंड एलोकेशन, बंटवारा बराबर से हो रहा है ना, वो अपने को चेक करना है. ओनली द रिसीट्स. फिर इधर रिसीट्स हो गए तो एक्सपेंडिचर भी तो चेक करना पड़ेगा. तो फिर अपन बात कर रहे हैं अबाउट जनरल प्रोविजंस. इट इज बेसिकली ऑडिट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर. वी चेक व्हाट द कंटिजेंसी फंड्स, बराबर के नहीं, वी चेक व्हाट द सब्सिडरी अकाउंट्स, सारा एक्सपेंडिचर अपन देखेंगे. क्लियर एकदम? यस सर. तो ये पॉइंट्स हो गए. एंड ये पूरा ऑडिट होने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, कंपाइल द अकाउंट्स एंड सबमिट द रिपोर्ट. तो उसके अपन ने 4 पॉइंट्स देखे थे, कंपाइल द अकाउंट्स, प्रिपेयर द रिपोर्ट, सबमिट द रिपोर्ट एंड देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जिस किसी ऑथोरिटी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो. क्लियर एकदम? या दिस इज अबाउट जो टोटल अपन ने पॉइंट्स पढ़े 6, ये है ड्यूटीज ऑफ C&AG. अब इसके पावर्स वेरी सिंपल. वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, जहां चाहिए वहां मंगवा सकता है, टेस्ट चेक करेगा, इंक्वायरी भी कर सकता है. बोलो हाँ या ना? दैट इज पुट क्वेश्चंस एंड ऑब्जर्वेशंस. आर वी गुड? या आगे बढ़ सकते हैं. अभी अपन बात कर रहे हैं अबाउट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर जो ये एक्सपेंडिचर ऑडिट है. ये क्या है एक्सपेंडिचर ऑडिट? ये आपको इसके अंदर के जो 5 बातें हैं, इसके ऊपर एक एक करके भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. वो बोलेगा हाउ विल यू कंडक्ट ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स, हाउ विल यू कंडक्ट ऑडिट ऑफ सैंक्शंस. आपको पता होना चाहिए. हेलो, यस. तो वो अलर्ट रहना उसके लिए. एक्सपेंडिचर ऑडिट में 5 बातें आती है. सबसे पहले आप जाओगे, पापा को पूछोगे, पापा पैसे है क्या? पापा बोलेंगे है, बट क्यों चाहिए? तो आपने बोला पापा फोन खरीदना है. तो पापा बोलते जा पहले मम्मी से पूछ, बराबर है कि नहीं? मम्मी पूछती तू तेरे पापा तुम ही जानो. फिर आप पापा को बोलते हो पापा फोन दो ना. फिर क्या होता है, पापा बोलते तू ये इंटरमीडिएट क्लियर कर ले तो फिर तेरे को फोन मिल जाएगा. आप पढ़ाई करते हो और आप पास होते हो, आप खुश होते हो, नॉट बिकॉज यू पास्ड, आप खुश होते हो बिकॉज आपको फोन मिलने वाला है. पास तो वैसे भी होने ही वाला है, फोन मिल रहा है ना. फिर आप पापा के पास जाते हो वापस से और पापा को बोलते हो गिव मी मनी. तो पापा गिव्स यू मनी, बराबर के नहीं, बट ओनली 20,000. आप बोले पापा आईफोन की बात हुई थी, बराबर के नहीं. तो पापा बोल रहे इतना चाहिए या ये भी ले लो. तो बोल रहे सॉरी. फिर आप दोस्त को फोन लगाते हो, नहीं उसके पहले पैसे देने के पहले वाली स्टोरी रह गई ना.
पैसे देने के पहले पापा पूछते हैं बेटा सही में तेरे को फोन की जरूरत है क्या? ये देख मेरा फोन खराब है, टूटा हुआ है, मैं यूज कर ही रहा हूं ना, तुझे किसको फोन करने हैं, क्या ही होगा? तो आप बोलते नहीं पापा चाहिए। पापा बोल रहे बेटा वेस्टेज है ये पैसा, अरे नहीं पापा चाहिए। बट फिर इवेंचुअली पापा पैसे दे भी देते हैं। और फिर उसके बाद आपको 20,000 रुपए मिलते हैं, फिर आप दोस्तों को फोन करते हो, भाई 20,000 में कोई अच्छा फोन बता दे यार, उसमें ये फीचर होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा वैसा। तो आप कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट वाले आप फोन्स आप खरीदना चाहते हो जिसका परफॉर्मेंस एक नंबर हो। तो ये जो सारी बातें है इसको अपन क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑडिट। तो सबसे पहले पैसा है क्या, मतलब प्रोविजन ऑफ फंड्स, वो पैसा सैंक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद उसको खर्चा करना है एज पर रूल्स एंड ऑर्डर्स। फिर उसके बाद प्रोप्राइटी कि वो पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपने परफॉर्मेंस देखना चाहिए। सो ये आपके एक्सपेंडिचर ऑडिट के 5 बातें हैं, बराबर। तो कौन सी 5 बातें जरा बताएंगे आप? ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स, फिर उसके बाद और प्रोप्राइटी ऑडिट एंड ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट। क्लियर एकदम? या अब एक एक पॉइंट हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, काफी इंटरेस्टिंग था ये लेक्चर, बराबर है? क्लियर एकदम? सो क्या है ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स? तो जिस चीज के लिए आपने तिजोरी में, आप देख रहे हो तिजोरी से पैसा निकाला है आपने, क्योंकि सैंक्शन हुआ, पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल दी एक्सपेंसेस, फर्स्ट इट इज वोटेड अपॉन। तो जिस चीज के लिए ये पैसा प्रोवाइड फॉर किया गया है, प्रोविजन मतलब क्या बोलते हैं, प्रोवाइड फॉर किया गया है, जिस चीज के लिए आपने ये पैसा साइड में निकाल के रखा है वो उसी पर्पस के लिए करना चाहिए। जिस चीज के लिए पैसा निकाला है ना बाजू में, उसी पर्पस के लिए करना चाहिए। एंड इट डज नॉट एक्सीड द अप्रोप्रिएशन मेड। मतलब अगर आपने रास्ते बनाने के लिए ये पैसा इतना निकाला है तो वो रास्ते ही बनेंगे उससे, बराबर है कि नहीं? और जितना पैसा निकाला है उतने में ही आपने खर्चा करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। दैट इज प्रोविजन ऑफ फंड्स। यू कीप असाइड द मनी and whatever money has been kept aside provided for, it should be used for the same purpose and it should not exceed the amount of appropriation made. First point समझ में आया? Audit of sanction। अब ये पैसा जब बाहर निकल रहा है, जाहिर सी बात है किसी ने सैंक्शन किया होगा, तो आपने देखना है कि क्या इसका सैंक्शन है ना, और जिसने सैंक्शन किया है उसके पास वो ऑथोरिटी है क्या? समझा गया बात को? रोड मिनिस्ट्री इज सेइंग दैट यू परचेज टैंक फॉर डिफेंस पर्पसेस। भाई पावर है क्या तुम्हारे पास? आर यू द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी? बराबर नहीं ना। तो तुमने, तुम्हारा काम रास्ते के बारे में बोलना चाहिए, तुम उधर देखो, तुम दखल अंदाजी मत दो। तो पहले इट शुड बी कवर्ड बाय सैंक्शन एंड द सैंक्शनिंग ऑथोरिटी शुड बी कॉम्पिटेंट। मतलब उसको सैंक्शन करने का पावर होना चाहिए। समझा क्या बात को? यस। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स, इसको बोलते हैं रेगुलरिटी ऑडिट। बताइए इसको रेगुलरिटी ऑडिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेगुलरिटी वर्सेस प्रोप्राइटी। रेगुलरिटी, प्रोप्राइटी, लॉट ऑफ टी। रेगुलरिटी, प्रोप्राइटी, दोनों में अंतर है। रेगुलरिटी मतलब ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स। इसका मतलब यह होता है कि जैसे हम लोग आम तौर पे जब ऑडिट करते रहते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? रूल्स एंड ऑर्डर्स को ही देखते हैं ना, कानून को कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं रेगुलरिटी ऑडिट। बट प्रोप्राइटी में क्या होता है? साला वो खर्चा भले ही नियम और कानून को पालन करते हुए किया गया हो, बट वो खर्चा अगर वो वेस्टफुल है, अवॉइडेबल है, बराबर, तो आपने वो नहीं करना चाहिए। भले ही वो रूल्स एंड ऑर्डर्स, रेगुलरिटी के प्रिंसिपल्स को भले ही कंप्लाई करता है, आपने प्रोप्राइटी भी देखना है कि वो खर्चा वेस्टफुल नहीं होना चाहिए। तो रेगुलरिटी में जब अपन देखते हैं तो सबसे पहले अपन ने क्या देखना है कि जो भी खर्चा आप कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स व्हाट द लॉज एंड रूल्स देयर अंडर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? अपना भारत देश का संविधान। जितने भी कानून
हमारे देश में बनते हैं, जितने भी नियम अपने देश में बनते हैं, उसका जो सोर्स कोड है इज द कॉन्स्टिट्यूशन. इफ देर इज नो प्रोविजन, नो आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होता है, इफ देर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैनॉट मेक द लॉ फॉर इट. समझ में आया आपको? तो अगर वैसा कुछ आपको पहले लॉ बनाना है और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आपका प्रोविजन नहीं है, तो यू हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. भारत देश का संविधान पहले उसको अनुमति देना चाहिए. समझा बात को? यस. फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए, चलो वो देख लेंगे. फिर सेकेंड पॉइंट क्या है कि कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी जो है ना, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, वो क्या करेगा? फिर वो नियम कानून बनाएगा. सबसे टॉप पे कौन? कॉन्स्टिट्यूशन. फिर उसके नीचे वो सरकारी अफसर, वो अधिकारी, वो भी तो अपने नियम कानून बनाएगा ना कि भाई मैं सैंक्शन कर रहा हूं बट ये पैसा ऐसा ऐसा खर्चा होना चाहिए. तो इट शुड बी एज पर दैट कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी फॉर विच द मनी इज सैंक्शन एंड इट शुड बी इनकर्ड अकॉर्डिंग टू दैट. देन देयर इज मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स और विड्रॉइंग मनी, जो रीइंबर्समेंट, जैसे मोदी जी अभी यूएस ट्रिप पे गए थे, बराबर है कि नहीं? अब मान लो वहां पे मोदी जी ने चाय नाश्ता किया होगा और अपने जेब से डॉलर खर्चा किया होगा, बराबर के नहीं? तो भाई बताइए मुझे, मोदी जी क्या अपने खुद के पर्सनल ट्रिप पे गए थे क्या? देश के लिए गए थे, तो इसका खर्चा कौन उठाएगा? देश उठाएगा. तो बट कुछ खर्चा चाय कॉफी का अपने जेब से किया, तो उसका रीइंबर्समेंट, दैट इज दे विल आस्क फॉर द क्लेम्स. सो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स, सो वो कंडीशन ऑफ सर्विसेज अलाउंसेस. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आपने देखा होगा कि देर इज अ 7 पे कमीशन अभी है, शायद 8 पे कमीशन भी आ रहा है अभी, ऐसा वो सैंक्शन हुआ है कुछ ऐसा. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का कमीशन होता है, मालूम? पे कमीशन, कि उनका कैटेगरी होता है ऐसा, बराबर. रैंक्स होते हैं ऑफिसर्स के, आपको मालूम है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के रैंक्स होते हैं. गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस गवर्नमेंट ऑफिसर, इतना मालूम आपको? तो उनमें रैंक्स होता है, बराबर है कि नहीं? हवलदार होता है, देन देर इज सब इंस्पेक्टर, देन देर इज इंस्पेक्टर, देन असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, ऐसा रैंक्स होता है. तो वो रैंक्स क्या होता है? उनकी जो पावर्स और उनका पे ग्रेड, उसके हिसाब से अंतर होता है उसमें. आया बात समझ में? तो वो अपने को देखना है कि उसके हिसाब से पे और अलाउंस उन रूल्स के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा. आया क्या बात समझ में? क्लियर एकदम? इसमें अपना काम क्या है? वी आर नॉट सपोज टू क्रिएट द रूल्स. मैं ऑडिटर में रूल बनाएगा ना ना ना. योर जॉब इज टू चेक वेदर द रूल्स हैज बीन कंप्लाइड विद. समझा क्या बात को? इसीलिए वो कहते हैं इट इज अ क्वाजी जुडिशियल टाइप ऑफ वर्क. इसका मतलब क्या हुआ? क्वाजी जुडिशियल टाइप ऑफ वर्क, इट इज इंप्लाइड बाय लॉ. कि आपको बोला हो या नहीं बोला हो, भाई आपको ये रूल्स का कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा, आपने को देखना है. समझा क्या बात को? यस सर. सो आवर जॉब इज नॉट टू प्रिस्क्राइब but just to see whether it has been applied, not to prescribe but check whether they are applied. आया बात समझ में? या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये क्या कहता है? इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, शुड नॉट कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द हायर ऑथोरिटी. एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल बने ना, अब फिर मोदी जी अगर कुछ रूल बनाएंगे, बराबर के नहीं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए. अब मोदी जी के अंडर कुछ लोग काम करते होंगे, तो जो मोदी जी ने रूल बनाया उसके कॉन्फ्लिक्ट में उनका जूनियर रूल कैसा बनाएगा? बताओ. मोदी जी की इज्जत है कि नहीं कुछ? अब मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर का मिनिस्टर है मोदी जी. मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, इसका सबका प्रधानमंत्री भाई प्राइम मिनिस्टर. तो इन्होंने अगर कुछ रूल बनाए होंगे ना, बराबर, तो इसके इनके कॉन्ट्रडिक्टरी में नहीं आना चाहिए, नहीं तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा ऐसा हो जाएगा. समझ में आया आपको? या फिर उसके बाद नो रूल्स, बराबर. अगर रूल्स ही नहीं है तो जो ऑथोरिटी है वो खुद अपना रूल बना सकता है ना. अगर रूल नहीं है तो जो पैसा इशू कर रहा है वो खुद अपने रूल्स बनाएगा. प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी ऑडिट मतलब कभी कभी सर पैसा साइड में निकाल के रखा है और सर उससे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे. प्रोविजन ऑफ फंड्स, सर वो पैसा सैंक्शनड है और क्या बताऊं सर, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ने सैंक्शन किया है और सर मजाक नहीं कर रहे, इट इज एज पर रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑल्सो. फिर भी कभी कभी हो सकता है कि खर्चा बहुत वेस्ट है,
जैसे आज आप सरकारी स्कूल बना रहे हो, बट आप वो 5 साल 10 साल बाद यूज करने वाले हो, तो भैया अभी क्यों बनाया फिर? अभी तो पैसा वेस्ट हो गया ना आपका। सड़क बना दी, फिर बाद में याद आ गया, ओ शिट, पाइपलाइन डालना तो रह गया, वापस खोदो। समझ में आ रहा है आपको? बाद में रियलाइज हो रहा है, अरे भाई पाइपलाइन, बराबर है। तो आप समझिए, दिस इज द वेस्ट एक्सपेंडिचर, दिस इज व्हाट द लॉस ऑफ पब्लिक मनी। सो देयरफॉर अभी वो ऐसे ब्रिजेस का भी हुआ था बीच में, मतलब मैं अपने पुणे में ही एक है ना, बढ़िया एकदम फ्लाईओवर बनाया था यूनिवर्सिटी रोड पे, फिर बाद में अभी कुछ वो बन के कुछ 5-8 साल हुए होंगे एट द मोस्ट, फिर बोले अभी यार वो मेट्रो बनाने का अभी अपने को, पूरा वो फ्लाईओवर बकायदा पूरा लंबा चौड़ा तोड़ दिया, और अब वहां पे पूरा अगर आप जाओगे तो पूरा मेट्रो फ्लाईओवर सब वापस से नया बन रहा है। तो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, अवॉइडेबल है, तो वो अपने को केसेस को फाइंड आउट करना है। बट इसमें एक दिक्कत वाली बात है। दिक्कत क्या है? वो कहते हैं कि सर ऐसा व्हाट इज वेस्ट व्हाट इज नॉट ये कहना बहुत मुश्किल है, देयर इज नो रूल ऑफ थंब, ऐसा खर्चा किया तो वेस्ट, ऐसा खर्चा किया तो इट इज गुड। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस चाहिए। तो वो कहता है इफ इट इज मोर देन द ओकेजन डिमांड्स, जरूरत से ज्यादा खर्चा हो रहा है वेस्ट, किसी पर्सनल व्यक्ति को अगर बेनिफिट हो रहा है तो वो वेस्ट, बट अगर ये कस्टम है या ट्रेडिशन है तो देन इट इज ओके, बट इट शुड नॉट बेनिफिट अ पर्टिकुलर क्लास और कम्युनिटी। आया क्या बात समझ में? यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें 3 E's है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा माल लेके आओ। रिसोर्सेज आर एक्वायर्ड इन एन इकोनॉमिकल मैनर। एफिशिएंसी मतलब क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना। इकोनॉमी तो होना चाहिए, वो बुक में ऐसा नहीं है सीक्वेंस, बट अगर आप बुक में का टेक्स्ट पढ़े होंगे तो आपको समझा होगा कि एफिशिएंसी में इकोनॉमी है पहले, बट बच्चे को इकोनॉमी मतलब क्या वो बाद में पढ़ता है वो। तो अपन ने सीक्वेंस क्या किया, पहले इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो इकोनॉमी होना चाहिए कि सस्ते में खरीदना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम आप अंडरटेक कर रहे हो, उसके लिए रिक्वायरमेंट है, वो इकोनॉमिकल मैनर में होना चाहिए। बट फिर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी में इकोनॉमी तो आता ही है, और इकोनॉमी के साथ साथ यू शुड ऑल्सो बी एबल टू अचीव व्हाट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब जो आपने सोचा था वो करके दिखाना है इकोनॉमी के साथ साथ। और अब इफेक्टिवनेस क्या बोलता है कि आपका इकोनॉमी होना चाहिए और एफिशिएंसी होना चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी में इकोनॉमी आती है। तो एफिशिएंसी होनी चाहिए, बट एफिशिएंसी के साथ साथ यू हैव टू सी वेदर द टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। आया क्या बात को समझ में? यस। तो ये हो गया अपना कौन सा पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑडिट और ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऐसा। फिर उसके बाद अपन ने नोट्स में से पढ़ा था ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड ऑडिट ऑफ स्टोर्स, याद है आपको ऐसा? फिर ये वाला जो पॉइंट है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स, ये वाला पॉइंट जो है इसके बारे में, स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। हेडिंग नंबर 1.7, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सो पब्लिक एंटरप्राइजेस आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन व्हाट, कमर्शियल अकाउंट्स। सो देयर आर व्हाट, पहले तो एंटिटीज समझो, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, नहीं है इसीलिए तो ये ऐड हुआ है ना, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं। इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप स्क्रीन पे ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं। सो डिपार्टमेंटल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं बताइए? विच आर एंगेज्ड इन कमर्शियल एंड ट्रेडिंग ऑपरेशंस विच आर सब्जेक्ट टू सेम लॉस, फाइनेंशियल एंड अदर रेगुलेशन एज पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एजेंसी। पोस्ट डिपार्टमेंट होता है, अरे बोलो भाई, पोस्टल डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, बराबर है। फिर देयर इज स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड कॉर्पोरेशंस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बराबर, ये स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉर्पोरेशन है। एंड देन देयर इज गवर्नमेंट कंपनीज, बेल, गेल, सेल, तो ये है एंटिटीज, डिपार्टमेंट्स, स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉर्पोरेशंस
एंड गवर्नमेंट कंपनीज। क्लियर है? अब इनके ऑडिट के बारे में अपन क्या कहते हैं? पॉइंट सिंपल है, इट विल बी कंडक्टेड इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ द एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट वेयर कमर्शियल ऑडिट्स आर केप्ट। तो इनका ऑडिट कैसे होगा? इन द सेम मैनर। कमर्शियल एक्टिविटीज कौन से? एक डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉर्पोरेशंस, एंड लास्ट में गवर्नमेंट कंपनीज। ऑडिट सेम मैनर में होगा। डिपार्टमेंटल कंसर्न्स का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, ये डिपार्टमेंटल कंसर्न है, इनका सेम तरीके से ऑडिट होगा। गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट कैसा होगा? अंडर कंपनीज एक्ट होगा, वेयर द ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉर्पोरेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ द स्टैच्यूएट गवर्निंग द बॉडीज। बराबर, जैसे यूनिवर्सिटीज होती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, दे आर स्टैच्यूटरी बॉडीज और कॉर्पोरेशंस। बराबर के नहीं? कॉर्पोरेशंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन। सो जिनको जो लॉ है उसके हिसाब से ऑडिट होगा। यूनिवर्सिटीज के लिए लॉ अलग होगा, बराबर के नहीं? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए लॉ अलग होगा, उसके हिसाब से ऑडिट होगा। द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑडिट इज कंडक्टेड बाय C&AG एंड कंपाइलेशन अकाउंट इज वेस्टेड विथ C&AG। कंपाइलेशन भी कौन करेगा? C&AG। And the functions, norms and standard work usually followed by the professional auditors are adopted mutatis mutandis in similar manner or as it is. Government companies conducted by their own auditors appointed by C&AG. इसके अंदर C&AG conducts what? Two types of audit. एक supplementary audit होता है, मतलब मेन ऑडिट तो चल ही रहा है भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट उन्हीं को बोलेगा कि आप एक एडिशनल ऑडिट करो। सप्लीमेंट्री, मेन ऑडिट तो हो रहा है बट एक सप्लीमेंट्री ऑडिट करो या टेस्ट ऑडिट करो। ये क्या होता है कि जब सप्लीमेंट्री ऑडिट की बात करें तो कई इसमें गवर्नमेंट कंपनीज में अगर कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया अगर आपको लगता है तो वो प्रॉब्लमेटिक एरिया, बराबर के नहीं, सिर्फ उसी के ऊपर आप ऑडिट क्या करो? फोकस करो। सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब क्या? उतना एडिशनल चेक कर ले। अगर तेरे को उस गवर्नमेंट कंपनी के रेवेन्यूज में तेरे को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो सिर्फ उतना चेक कर लो, इसको क्या बोलेंगे अपन? सप्लीमेंट्री ऑडिट। क्लियर है एकदम? यस सर, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट। द C&AG ऑल्सो इश्यूज अ डायरेक्शन टू द कंपनी ऑडिटर्स फॉर रिपोर्टिंग ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ देयर ऑडिट वर्क। देन दीज आर रिव्यूड, कंडेंस्ड इन दी ऑडिट रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट और द लेजिस्लेचर। फिर इसका रिपोर्ट बना के हम लोग क्या देंगे? सरकार को देंगे। तो गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट के बारे में बात करें तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, अपॉइंटेड बाय C&AG। जरूरत पड़ने पे वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करते हैं। सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब क्या होता है कि जो मेन ऑडिट होता है उसके साथ साथ कोई प्रॉब्लमेटिक एरियाज में वो उसका भी ऑडिट करवाएंगे। भाई परचेसिंग में प्रॉब्लम लग रहा है, रेवेन्यूज में प्रॉब्लम लग रहा है, तो उतना भी देखो और उसके ऊपर रिपोर्ट दो। बराबर है? यस। C&AG has adapted a mechanism of an audit board comprising representatives of audit and nominees of government, including functional specialists to process the reviews or appraisal. तो ये सब रिव्यूज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सबमिट करेगा तो ये कौन करेगा? तो इट विल बी सबमिटेड बाय ऑडिट बोर्ड। और ऑडिट बोर्ड में कौन होगा? तो ऑडिट बोर्ड में इट विल बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑडिट, जिन्होंने ऑडिट किया है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, बेसिकली द एंगेजमेंट पार्टनर्स, एंड गवर्नमेंट के नॉमिनीज रहेंगे। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। तो ये ऑडिट बोर्ड के हिस्सेदार होंगे। ये जो है ये आपके कंपनीज एक्ट के सेक्शन से ये, तो ये आप बेसिकली इसको लॉ में पढ़ते हो। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, उनके पावर्स, ड्यूटीज, 143 सबसेक्शन 5 एंड एक पावर टू कंडक्ट व्हाट? सप्लीमेंट्री ऑडिट। ये बेसिक एंड टेस्ट ऑडिट, ये जो आप पढ़ते हो ना बेसिकली ये लॉ का पार्ट है। एक बार रीड करेंगे इसको, आप अपने लॉ में पढ़ा होगा इसको, बराबर? ये सेम सेक्शंस। इसीलिए पावर टू अपॉइंट गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर states that section 143 subsection 5, in case of a government company or any other company owned or controlled by central government, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है या 51% उनका स्टेक है तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है,
तो द ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड, फर्स्ट ऑडिटर बराबर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय हु? Comptroller and Auditor General of India shall appoint the first auditor and subsequent auditor and direct such other auditor in the manner which the accounts of government company are required to be audited, and thereupon the auditor so appointed shall submit the copy of audit report to the Comptroller and Auditor General of India. इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे जैसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है तो विद इन 60 डेज C&AG ऑडिटर अपॉइंट करेगा. अगर C&AG फेल हो गया तो 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, एंड अगर फेल हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तो 60 डेज में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे और इसका टेन्योर होगा टिल फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. क्लियर एकदम? यस. एंड फिर क्या होगा, यहां पे देर इज द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर. वन फाइनेंशियल ईयर एंड्स तो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स. तो विद इन 180 डेज क्या करना होगा, C&AG को ऑडिटर अपॉइंट करना है, एंड ये कब तक रहेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. और ये किसे रिपोर्ट करेगा, ये तो ये मेंबर्स को रिपोर्ट तो करेगा ही करेगा, प्लस ये C&AG को भी रिपोर्ट करेगा. मेंबर्स को तो करेगा ही करेगा, प्लस C&AG को भी करेगा. समझ में आया आपको ये? ऐसा. देन पावर टू कंडक्ट व्हाट, सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड कमेंट देयर ऑन. मैंने क्या कहा, सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब अगर ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है तो मेन तो जो गवर्नमेंट ऑडिटर ऑडिट कर रहा है वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा और एडिशनल ऑडिट भी होगा. विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. लॉजिक समझा गया आपको? जैसे C&AG को ऑडिट रिपोर्ट मिला, उसमें जो मेन ऑडिटर है उसने क्या बोला कि भाई इधर प्रॉब्लम लग रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसका फाइनेंशियल इफेक्ट है कुछ, तो जो भी उसको प्रॉब्लमेटिक एरिया लगा तो जैसे ही रिपोर्ट मिलने के 60 डेज के अंदर अंदर C&AG हैज अ राइट टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट अंडर 143 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए, कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया को तुम चेक कर लो. आया क्या बात समझ में? उसको चेक कर लो. बाय अ पर्सन, कौन करेगा अब ये? सच पर्सन और पर्सन एज ही में ऑथराइज इन दिस बिहाफ, वो जिसको अपॉइंट करेगा वो. एंड फॉर द पर्पस ऑफ सच ऑडिट रिक्वायर इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड टू एनी पर्सन और पर्सन्स so authorized on such matters by such person or persons and in such form as the Comptroller and Auditor General of India में डायरेक्ट. पहले पढ़ा क्या? नहीं, बहुत हो गया सर, पर्सन और पर्सन, सच पर्सन और पर्सन. सर क्या हो रहा? मतलब जो ये पर्सन जो ऑथराइज्ड है, ये जो पर्सन ऑथराइज्ड है बराबर, इसे इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, इसे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलना चाहिए. तो ये वो डायरेक्ट करेगा कि इट शुड बी फर्निश्ड टू एनी पर्सन और पर्संस बराबर सो ऑथराइज्ड ऑन सच मैटर्स बाय सच पर्सन और पर्संस. मतलब क्या है कि भाई जो व्यक्ति सप्लीमेंट्री ऑडिट करने के लिए आया है, C&AG एक ऑर्डर देगा, तू जा लेके. नहीं समझा? मैं ऑडिटर हूं जो C&AG द्वारा अपॉइंट किया गया है, मैं आया तुम्हारे पास, मैं सप्लीमेंट्री ऑडिट करने आया हूं, तुम मुझे बोलोगे निकल रहे, तो कौन है क्या है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना मेरे साथ. तो इसीलिए मुझे C&AG एक डायरेक्टिव देगा, एक ऑर्डर देगा, वो लेके जाऊंगा मैं, दैट आई विल रिक्वायर सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन और पर्संस एज सच पर्सन में रिक्वायर. समझा क्या बात को? तो मुझे जो चाहिए इंफॉर्मेशन वो मैं जाऊंगा आपके पास, आपको बोलूंगा मेरे को इंफॉर्मेशन दे, तो आपका फर्ज बनता है दैट यू विल प्रोवाइड मी दैट इंफॉर्मेशन. नहीं तो तुम मुझे इज्जत नहीं दोगे ना भाई. अरे तू है कौन, तेरे को बुलाया कौन, कहां से, तो मेरे को कुछ प्रूफ लेके जाना पड़ेगा ना.
तो वो कहता है ही मे ऑथराइज एंड फॉर द पर्पस ऑफ सच ऑडिट रिक्वायर इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन, किसको चाहिए? C&AG को. इट शुड बी फर्निश्ड टू एनी पर्सन और पर्सन सो ऑथराइज्ड. मतलब C&AG ने जिसको ऑथराइज किया है, बराबर, उसको आप ये फर्निश करो. और कौन सी इंफॉर्मेशन फर्निश करो? विच मे बी रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन और पर्सन. बराबर के नहीं? उसको आपको इंफॉर्मेशन दो. क्या आपको समझ में आया क्या? एज द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में डायरेक्ट. समझा बात को? तो ये बेसिकली बात करता है सप्लीमेंट्री ऑडिट करने के लिए C&AG क्या करेगा? पहले कुछ लोगों को ऑथराइज करेगा और फिर जिसको ऑथराइज करा वो लोग क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं. जम गया यहां पे? बोलो आया ना? यस सर. देन एक बार उसको रिपोर्ट मिल गई तो फिर C&AG जाहिर सी बात है क्या करेगा? कमेंट करेगा ना. तो स्टोरी समझा क्या आपको? C&AG क्या करेगा? ऑडिटर को अपॉइंट करेगा. फिर वो ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद C&AG को मान लो इधर क्या हो गया? इधर मान लो C&AG को रिपोर्ट मिल गया. बराबर कि नहीं? जैसे C&AG को रिपोर्ट मिला, यहां से विद इन 60 डेज C&AG क्या कर सकता है? सप्लीमेंट्री ऑडिट. बोलो. सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाएगा. और सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाने के लिए वो किसी पर्सन को ऑथराइज करेगा. ये पर्सन इंफॉर्मेशन लेके रिपोर्ट देगा. रिपोर्ट किसे देगा? सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट किसे देगा? C&AG को. और इस रिपोर्ट पे C&AG क्या करेगा? कमेंट करेगा. क्लियर एकदम बात? एनी कमेंट्स गिवन बाय C&AG upon or supplement audit, the audit report shall be sent by the company to every person entitled to copies of audited financial statements. मतलब जो अपन नोटिस देते ना एनुअल जनरल मीटिंग, किसको देते? मेंबर्स को देते ना. तो ये कमेंट्स जो मैंने दिए ना, किसने? मैंने. कौन? C&AG ने. मेरे कमेंट भी गवर्नमेंट कंपनी के मेंबर्स तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो मेरे कमेंट्स का इज्जत क्या रहा? फिर मैंने सप्लीमेंट्री ऑडिट कराया, मेरे को रिपोर्ट मिला, वो रिपोर्ट मिलने के बाद मैंने क्या किया? कमेंट भी किया ना, उसके ऊपर टिप्पणी भी की थी, तो वो मेंबर्स तक पहुंचना चाहिए. आया क्या बात समझ में? यस सर. टू एवरी मेंबर, ये किसको जाएगा? हर मेंबर को, हर ट्रस्टी को, हर डिबेंचर होल्डर को, एंड ऑल सच अदर पर्सन्स हु आर एंटाइटल्ड, बराबर, एंड ऑल्सो टू बी प्लेस्ड बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग at the same time and in the same manner as that of the audit report. समझ में आया आपको? तो मेरे कमेंट सब तक पहुंचने चाहिए. क्लियर है एकदम? बोलो आया ना? यस सर. तो सप्लीमेंट्री ऑडिट कब होता है? जब वो एरिया प्रॉब्लमेटिक होता है तब. टेस्ट चेक, टेस्ट ऑडिट मतलब क्या है? कि कोई एरिया वो बोलेगा कि इसको सैंपल बेसिस पे इसको चेक कर लो, तो दैट इज टेस्ट ऑडिट, एज द नेम सजेस्ट. Without prejudice to the provisions relating to the audit or auditor, in case of any company covered under section 139 subsection 5 और 7, गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट और सब्सिक्वेंट ऑडिटर के वो सेक्शंस है वो, if he considers necessary by an order cost test audit to be conducted on accounts of such company and the provisions of section 19A of C&AG general shall apply to the report of such test audit. मतलब मेन ऑडिट तो चल रहा है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, वो बोल रहा है और एक एरिया भी चेक कर ले. ये टेस्ट ऑडिट कब होगा? मेन ऑडिट चल रहा है, उसके साथ साथ टेस्ट ऑडिट होएगा. सप्लीमेंट्री ऑडिट कब होगा? मेन ऑडिट खत्म हो जाएगा, उसके बाद सप्लीमेंट्री ऑडिट होगा. समझ में आया आपको? यस. एज स्टेटेड अबव, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट इज कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल ऑडिटर्स, बराबर, एंड द लेटर इज ऑथराइज्ड बाय सेक्शन 143 टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट. करेगा तो कौन? CAE. बराबर के नहीं? The C&AG shall direct the manner in which the company accounts shall be audited by statutory auditors, give such instructions in regard to any matter कि कैसे आपने ऑडिट करना है. The direction broadly covers the system of bookkeeping, accounts, internal control, etc. C&AG has power, अभी वही रिपीट हो रहा है, power to conduct supplementary or test audit. He may authorize in this behalf and also
रिक्वायर इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश टू दैट पर्सन, बराबर क्या नहीं, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। ये वही पॉइंट रिपीट हो गया कि हाँ भाई वो क्या कर सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट या टेस्ट ऑडिट करा सकता है, उसके लिए किसी व्यक्ति को ऑथराइज करेगा, उसको बोलेगा उसको इंफॉर्मेशन दो, और वो क्या करेगा, फिर रिपोर्ट ले लेगा उनसे। Statutory auditor shall submit a copy of their audit report to C&AG. They have a right to comment on or supplement the audit report submitted by the statutory auditors as it may think fit. Section 134 of Companies Act boards report के बारे में बात करता है। Imposes duty on the board of directors to company to give explanation or comments on every reservation or remarks or disclaimer contained in the auditor's report and the secretarial audit report. आपको पता है ऑडिट रिपोर्ट में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड डिस्क्लेमर या एडवर्स रिपोर्ट दे सकता है ना। आपने लॉ में बोर्ड्स रिपोर्ट पढ़ा है, सेक्शन 134 पढ़ा है आपने, वेरी गुड, मेरे को पता है। तो उसके अंदर अगर कोई भी क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर या एडवर्स रिपोर्ट दिया है ना, ऑडिटर का काम क्या होता है, देखो मैं ऑडिट करूंगा, तुमने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दिया कुछ, मैं डिस्क्लेमर देके खत्म कर दूंगा, तुमने कुछ गलत काम किया मैं एडवर्स देके खत्म कर दूंगा, क्वालिफाइड दे दूंगा, मेरा काम खत्म हो गया। अब जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, कौन सी मीटिंग होती है, तो एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, मेंबर्स आते हैं और हर मेंबर को नोटिस टू एनुअल जनरल मीटिंग के साथ साथ क्या दिया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट भी दिया जाता है। वो पढ़ता है ऑडिट रिपोर्ट, बोलता है ऑडिटर ने बोला इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर, ओ बोल रहे इंफॉर्मेशन नहीं मिला, डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ द मैटर स्टेटेड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पे। तो फिर यहाँ पे स्टेज पे, कभी आप ऑनलाइन मीटिंग देखना, कभी रिलायंस का है किसी का, स्टेज पे डायरेक्टर्स बैठे रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा रहता है, कंपनी सेक्रेटरी बैठा रहता है और पूरे ऐसा पूरा मेंबर्स बैठे रहते हैं। फिर मेंबर क्या कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, किससे, डायरेक्टर से। मेंबर हाथ ऊपर करेगा, अंबानी हो या कोई भी हो, ए अंबानी तेरे पास भले 10 रुपए के शेयर हो, हाँ तू मेंबर है भाई, इज्जत है वो, समझ रहा है बात को, यू लास्ट अंबानी जी, व्हाई द ऑडिटर स्टेटेड लाइक दिस, यू ओ अस एन एक्सप्लेनेशन, हमारा पैसा 10 रुपए है मेरा तेरे पास, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा, तो उसका आंसर देने के लिए बोर्ड जिम्मेदार है। तो एवरी क्वालिफिकेशन वगैरह जो है ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस बोर्ड रिपोर्ट में लिखेगा। ये लॉ का प्रोविजन है बेसिकली, ये जैसा गवर्नमेंट के लिए नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए भी ये पार्ट तो सेम है। इन द एब्सेंस ऑफ सिमिलर प्रोविजंस रिक्वायरिंग द कंपनी टू गिव रिप्लाई ऑन द रिजर्वेशंस मेड बाय व्हाट, C&AG। तो सेम वे में क्या है कि अगर C&AG ने अगर कुछ रिजर्वेशंस करे, समझा क्या बात को, अगर C&AG ने कुछ अगर रिजर्वेशंस करे तो उसका भी रिप्लाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना बनता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बराबर इज नॉट बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कमेंट्स। ये क्या बोला है यहां पे, अगर यहां पे ये कंडीशन एब्सेंट है, ये कंडीशन अगर क्या है, एब्सेंट है, तो फिर उन्हें रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, बट अगर ऐसा प्रोविजन है तो उन्हें रिप्लाई देना बनता है। बाकी तो क्या है, वो टेक्निक्स प्रिंसिपल्स एडॉप्टेड वो तो यूज करना है, इन्हें रिपोर्टिंग के होमवर्क के लिए पढ़ लेना है इसको, ठीक है। तो ये खत्म हो गया बेसिकली, ये जो प्रोविजन है गाइस, ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन है, आपने लॉ में पढ़ा है इसको, जिनका लॉ नहीं हुआ है ये आप लिख देना वहां पे कि आप ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला आप चैप्टर पढ़ोगे ना, तो इसमें गवर्नमेंट ऑडिट में सप्लीमेंट्री ऑडिट, टेस्ट ऑडिट, ये आपको वहां पे कवर होता है, ठीक है। यस, क्लियर है एकदम। सो क्या यहां पे आपका गवर्नमेंट ऑडिट खत्म हो चुका है? यस सर। फिर हम लोग दोस्तों बात करेंगे अबाउट लोकल बॉडीज के बारे में। बस लोकल बॉडीज और LLP दो चीजें अपने को रिवाइज करना है, बाकी तो हमारा जैसे अग्रीमेंट हुआ कि वो NGO, ट्रस्ट, LLP वगैरह इट इज व्हाट द सेम, तो आपको सिर्फ रीड करना है उसको बुक से।
लोकल बॉडीज में क्या है बेसिकली, लोकल है 9.10। सो बेसिकली ये क्या है, लोकल बॉडी, इट इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बराबर। इनके सर्विसेज भी क्या है, रिगार्डेड एज व्हाट, लोकल। सो इट इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच इज फॉर द लोकल पीपल, दे रिप्रेजेंट व्हाट, द लोकल पीपल। सो इसमें एग्जांपल्स क्या है कि म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन प्लानिंग कमिटी, कैंटोनमेंट्स। तो ये जो है ना अलग अलग, ये क्या है, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, बराबर। तो वो कॉरपोरेशन है या काउंसिल है या कैंटोनमेंट मिलिट्री एरियाज के लिए होता है, बराबर, या टाउन प्लानिंग कमिटी। जितना कम पॉपुलेशन उतना क्या होता है, वो उसका लेवल कम होता है। बड़े सिटीज में यू कैन सी देयर इज अ कॉरपोरेशन, क्लियर है। इनके जो टैक्सेस भी होते हैं ये क्या है, लोकल है, बराबर है। इनके टैक्सेस भी क्या है, लोकल है। प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, बराबर, एंटरटेनमेंट टैक्स है, व्हीकल टैक्स है, बराबर, एडवर्टीजमेंट जो होर्डिंग्स वगैरह आप देखते हो। एनिमल टैक्स है। एनिमल टैक्स मालूम आपको क्या होता है, जो आपने गार्डन के बाहर आपने देखा होगा, हॉर्सेस होते हैं, शादियों में घोड़ा होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है, तो उसको यूज करने के लिए टैक्स देना पड़ता है। समझा क्या बात को, तो दैट इज टैक्स ऑन एनिमल्स, व्हीकल टैक्स। तो ये सब उसके लिए क्या होता है, टैक्स होता है। फिर इनको अलग अलग, ये तो टैक्सेस के माध्यम से लोकल रेवेन्यू तो अर्न कर लेते हैं, बराबर है। बट साथ ही साथ क्या हो जाता है, दूसरा, दे ऑल्सो गेट व्हाट इज द जनरल पर्पस ग्रांट्स एंड स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट्स एंड कंपेंसेटरी ग्रांट्स। जनरल पर्पस ग्रांट्स मतलब कि भाई टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स एंड द फंड्स दे एक्चुअली रिसीव थ्रू लोकल टैक्सेशन, उसका जो गैप फुलफिल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, इनको ग्रांट्स देगा। स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट मतलब क्या बोलेगा कि पुणे में मेट्रो बनाने का स्टेट गवर्नमेंट तुमको स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट दे देगा। कंपेंसेटरी ग्रांट्स मतलब अगर कोई टैक्स हम लोग एबॉलिश कर रहे हैं, तो अगर तुम्हारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो कंपेंसेशन के तौर पे हम तुमको ये ग्रांट दे रहे हैं, बराबर है। यस, इनका काम क्या है, एक्सपेंस का होता है आरएमडी, रेगुलेटरी मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट, बराबर है। यस, फिर इसमें आप देख सकते हो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, पब्लिक हेल्थ मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, हाइजीन, बराबर, ये सब चीजें। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर अपन बात करें बच्चों यहां पे, तो क्या कहते हैं, इनका बजटरी प्रोसीजर में दो चीजें हैं, ट्विन कंसिडरेशन, अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज व्हाट, कंट्रोल। आप खर्चा जो कर रहे हो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, और साथ ही साथ जो कर रहा है उसके ऊपर काबू भी होना चाहिए, वो जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी लगाते आना चाहिए उसके ऊपर। समझा क्या बात को, उसके लिए क्या लगाते आना चाहिए, जिम्मेदारी लगाते आनी चाहिए। अगर उसने गलत खर्चा किया तो ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल ना, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो खर्चे पे कंट्रोल भी कर सकते हैं और दूसरा अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, बराबर है। यस, तो इसमें क्या होता है, यही अपने बेसिक पॉइंट्स, जो आप खर्चा करोगे इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर द लिमिट सेट, बराबर, एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल सेट द लेवल ऑफ टैक्सेशन। तो पहले सेंट्रल का बजट होता है, फिर स्टेट का बजट होता है, फिर ये कॉर्पोरेशंस का बजट होता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपने को पैसा लोकल टैक्सेशन से कैसे कितना अर्न करना है। फॉर्मेट्स में वेरी, बट दे आर ऑफन क्रिटिसाइज एज व्हाट, सम प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन रिक्वायर्ड while some provide very less information. State to state formats vary. कुछ होते हैं extraordinary items जिनमें कैपिटल और रेवेन्यू में there is no separation. एक्सपेंडिचर कंट्रोल, इधर क्या कहता है, there is no clear demarcation between the legislative and executive authority. मतलब यहां पे मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, बजट बनाएंगे हम और खर्चा भी हम ही करेंगे, तो हम ही हमारे पे कंट्रोल कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स में देयर इज अ डिमार्केशन। डिमार्केशन मतलब क्या है, देयर इज अ डिफरेंस। कानून कोई और बनाएगा और एग्जीक्यूट कोई और करेगा, इधर कानून भी हम ही बनाएंगे और एग्जीक्यूट भी हम ही करेंगे, और तो हमने अगर बराबर से काम नहीं किया तो हम हमको पनिशमेंट देंगे क्या, ये प्रॉब्लम है। समझ में आया आपको, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो देयरफॉर सिंस यहां पे क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, देयरफॉर म्युनिसिपैलिटी का, लोकल बॉडीज का ऑडिट इज रिक्वायर्ड।
समझा क्या बात को? सो व्हाई ऑडिट इज रिक्वायर्ड ऑफ लोकल बॉडीज? बिकॉज देयर इज नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स, राइट? अकाउंटिंग सिस्टम ये कहता है कि इट इज नीदर सिंपल नॉर कॉम्प्रिहेंसिव, समटाइम्स इट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन देन नेसेसरी, समटाइम्स इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन. लास्ट पॉइंट, ये सिंपल क्या है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, वेदर वैल्यू फॉर मनी इज बीइंग रिसीव्ड, बराबर, ये सारे पॉइंट्स. और यहां पे ऑडिट प्रोग्राम में एक्सेप्ट फॉर प्रोप्राइटी ऑडिट ये सारे पॉइंट्स सेम है. आपने लिखा है था ना, से देखो आपने लिखा हुआ है उसको. बड़ी म्युनिसिपैलिटीज के ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? वो खुद. बाकी म्युनिसिपैलिटीज के ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट. क्लियर एकदम? यस. द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, एलएलपी. याद है क्या आपको एलएलपी? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. क्या बोला था एलएलपी में? पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, बराबर है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है? मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, मटेरियल एंड अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट. यही है ना, दैट इज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड एनी अदर रिकॉर्ड्स. दे शुड गिव व्हाट? ट्रू एंड फेयर व्यू. इसके लिए उनका क्या होना चाहिए? ऑडिट होना चाहिए. ऑडिट के क्या है? एडवांटेजेस. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट? तो इंप्रूव द मैनेजमेंट, बराबर, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक्स. फिर उसके बाद ऑडिट इज एप्लीकेबल टू एवरी एलएलपी, बट कुछ एलएलपीज को ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है. व्हेन दे आर, क्या बोलते हैं, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 lakhs और contribution does not exceed 25 lakhs. If any one of the condition is satisfied, audit is not applicable. If both the conditions are satisfied, it is a small LLP. उसके बाद appointment of auditors will be done by designated partners. If it is the first auditor at any time before the end of the financial year, subsequent auditor at least 30 days before the end of the financial year. Casual vacancy will be filled in by डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. फिर इसके ड्यूटीज क्या होंगे? नंबर 1, ही विल रीड द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, मेंशन वेदर रिकॉर्ड्स अपीयर टू बी करेक्ट, वेदर ही हैज ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, वेदर एनी रिस्ट्रिक्शन वाज इम्पोज्ड, रीड द एलएलपी अग्रीमेंट, बराबर, उसका ड्यूरेशन, कैपिटल, ड्रॉइंग पावर, प्रॉफिट शेयरिंग, इसके लिए एलएलपी अग्रीमेंट पढ़ेंगे. एंड रीड मिनट्स इफ एनी, बराबर है कि नहीं? यस सर. एंड उसके बाद अपन बात करेंगे रिपोर्ट्स, रिटर्न सबमिट करने हैं. 2 रिटर्न है, 2 सबमिशन है. एक विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर 11, एंड एक जो है फॉर्म नंबर 8 में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. क्लियर एकदम? यस. ऑडिट ऑफ एलएलपी इज डन. बाकी जो है ये आप लोगों को क्या कहते हैं उसको? सिनेमा, क्लब, हॉस्पिटल, होटल, तो ये सब जो है बातें, ये क्या करना है आपको? ये आपको बस पढ़ लेना है ये, बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. आई बिलीव आप लोगों को अब ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स समझ में आए होंगे. बस आज ही में ये सारे जो रिवीजन है अपलोड हो जाएंगे. ठीक है, पहले बाय बोल देता हूं, रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं. बाय. स्ट्रीमिंग ऑन है.